नमस्कार। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसे बोलने वाले करोड़ों लोग हैं। यूँ कहा जाए कि भारत के संदर्भ में यहाँ पर ही करीब 70 करोड़ से भी ऊपर लोग हैं जो हिंदी को बोलते हैं। तो इस लिहाज से यदि संख्या के लिहाज से बात की जाए तो यह चीन की मंदारिन के बाद दुनिया की सबसे बड़ी भाषा है। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी भाषा होने के बावजूद यह सबसे शक्तिशाली भाषा नहीं है। इसमें अंग्रेजी ज़्यादा अव्वल है और आप भारत में भी यह देख सकते हैं कि महज 12 से 15% ही लोग हैं जो अंग्रेजी बोल पाते हैं, समझ पाते हैं और केवल लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से अंग्रेजी बोल पाते हैं। इन सभी के बावजूद हिंदी यहाँ पे एक शक्तिशाली भाषा के रूप में नहीं है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं कि आप ऐसे 10 सुझाव क्या देंगे जिससे हिंदी भाषा और ताकतवर बने। आज हम जिस युग में जी रहे हैं यह तकनीकी युग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है और इस समय भाषाओं की एक अपनी समृद्धता आ चुकी है। एक वैश्वीकरण का दौर है जहाँ पे भाषा में तमाम तरह की परिवर्तन हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि हिंदी को वह विकास देने के लिए आप 10 ये आज हम इस वीडियो में इस बात की चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले जो मैं कहूंगा कि त्रिभाषा सूत्र जो दौलत सिंह कोठारी के नेतृत्व में बने प्रथम शिक्षा आयोग के द्वारा सुझाया गया था। इसमें यह कहा गया था कि स्कूलों में 3 भाषाओं को पढ़ाया जाना चाहिए। यहाँ पर त्रिभाषा सूत्र का अभिप्राय यही है कि जो विद्यालय है प्राथमिक शिक्षा में बच्चों को 3 भाषा पढ़ाया जाए। एक तो मातृभाषा, दूसरा अंग्रेजी और तीसरा दूसरे राज्य की कोई एक भाषा। ऐसा गांधी जी का भी सुझाव था ताकि जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच जो एक सांस्कृतिक और भाषाई आधार पे जो एक अलग थलग चीज दिखाई देती थी वो इस चीज से दूर हो जाए। लेकिन यहाँ पर चीजें बिल्कुल अलग हुई। राजनीतिक विमर्श नहीं ऐसा रहा। राज्यों ने दूसरी भाषाओं को पढ़ाने के बजाय संस्कृत पे ज्यादा फोकस कर दिया और इस वजह से हम अपने ही दक्षिण भारत के राज्यों से अन्य राज्यों से कटते चले गए भाषाई तौर पर। भले ही हिंदी संपर्क भाषा है। दूसरी तरफ हमने यह भी देखा कि जो हिंदी भाषी राज्य हैं उन्होंने दक्षिण भारतीय अन्य राज्यों के ऊपर हिंदी में काम करने का पूरा कामकाज करने का दबाव डालना शुरू कर दिया। वहीं से एक नया विमर्श निकल के आया और एक पाठ बन गई हिंदी भाषी क्षेत्रों और गैर हिंदी भाषी राज्यों। ये गलती हमें ठीक करनी होगी और यह इसी माध्यम से सुधर सकता है। यानी कि जो 10 राज्य हैं हिंदी भाषा यदि वो इस चीज को अपनाए तो इससे हिंदी भी मजबूत होगी, हमारी भाषाई सांस्कृतिक एकता भी मजबूत होगी। तो ये पहला उपाय हम सुझाएंगे। दूसरा है कि जो वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग है उसका पुनर्गठन किया जाना चाहिए क्योंकि जिस 50 के दशक में यह आयोग बना था अब इसमें कई प्रकार का परिवर्तन होना चाहिए क्योंकि समय बदल चुका है, तकनीक आ चुकी है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में जी रहे हैं और अभी हमें मशीनी भाषा जो याद किया गया था जो संस्कृत से जुड़ी हुई ऐसी भाषा थी, जो कुछ शब्द तो ऐसे भाषा हैं कि हिंदी के मूर्धन्य लोग भी उसको समझ नहीं पाते हैं। जिस प्रकार महान भाषाविद आचार्य रघुवीर की नीति ने यह बनाया था, हमें उस चीज को छोड़ना होगा क्योंकि उन्होंने भले ही लाखों शब्द गढ़े थे लेकिन एक ऐसे शब्द गढ़े थे जिसने हिंदी का मजाक बना दिया। तो समय के अनुसार हमें यह बदलाव करना होगा क्योंकि हम देखते हैं कि भिन्न भिन्न देशों में ऐसे आयोग हैं भाषाई समृद्धता को उस समय और परिस्थिति के अनुकूल बनाने के लिए। क्योंकि हम इस भाषा को उस प्रचलित शब्दों में यदि स्वीकार करने की नीति नहीं बनाएंगे तो हम पिछड़ते चले जाएंगे। यदि आप देखें तो दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण जो डिक्शनरी है अंग्रेजी की ऑक्सफोर्ड अपने शब्दकोश में हर वर्ष नए नए शब्दों को शामिल करता है, प्रचलित शब्दों को जिसमें हिंदी के भी शब्द होते हैं, अन्य देशों के भी शब्द होते हैं। तो ऐसा ही विमर्श हमें हिंदी में भी लाना होगा। अगला जो महत्वपूर्ण सुझाव है वह यह होगा कि केंद्र और राज्य सरकारों को
जो शिक्षा व्यवस्था है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जिसमें थोड़ा विमर्श कहा गया है, लेकिन वहाँ उसे बढ़ाने होगा और 10वीं के बजाय 12वीं तक हिंदी भाषा और साहित्य को एक अनिवार्य हिस्से के रूप में बनाना होगा। क्योंकि जो एक मौजूदा नीति है, इसके चलते बच्चे अपनी मातृभाषा को पढ़ने के बजाय विदेशी भाषा को पढ़ने में तवज्जो दे रहे हैं और सारी ऊर्जा का वहीं पर क्रियान्वयन कर रहे हैं। तो हमें ऐसी प्रवृत्ति को दूर करना होगा। भाषा हम तमाम सीखनी चाहिए, तो अपनी भाषा को नहीं छोड़ सकते, वरना एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि हम गर्व से कह भी नहीं पाएंगे कि हिंदी हमारी भाषा है, क्योंकि हम उसमें भी तंगहाली हैं, हम सही से बोल नहीं पा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी वजह है और यहाँ पर एक सुधार करने की दरकार है। चौथा जो महत्वपूर्ण कदम है वह है हमें ब्लैक बोर्ड के युग से आकर कीवर्ड के जमाने में आना होगा। अभी भी यानी कि हम ये बात कह सकते हैं कि अब जमाना बदल चुका है, तकनीकी युग है। यहाँ पर हम जब बच्चों को क्लासरूम में यदि भाषा सिखा रहे हैं तो केवल किताबों के माध्यम से ना सिखाएं, बल्कि उसके उन्हें कीवर्ड यानी कि वो लिख सकें, टाइपिंग कर सकें, जान सकें। क्योंकि यदि ऐसा हम उन्हें दक्ष नहीं बनाएंगे तो उनका हिंदी भाषा सीखना कारगर नहीं होगा। और यही वजह है कि आज के दौर में बच्चे हिंदी पढ़ रहे हैं स्कूल में केवल मार्क्स लाने के लिए, थोड़ी बहुत वार्तालाप करने के लिए, पर उसे जीवन में उतार नहीं पा रहे हैं। अब उसे एक व्यवहारिक स्तर पर तकनीक के साथ नहीं जोड़ पा रहे, तो एक बहुत बड़ा विमर्श यह हो जाता। और यह सुझाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला जो महत्वपूर्ण है कि सरकार के लिए कि जितने भी वेबसाइट हैं, जहां तक हो सके उन वेबसाइट का हिंदी में एक सरल अनुवाद किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां तक पहुंचे, उसको पढ़ें और जो संसाधन है उस तक सभी लोगों की पहुंच बने। क्योंकि देश की एक बहुत बड़ी आबादी जो है हिंदी को समझती है, उसमें अपना विमर्श करती है। तो बहुत जरूरी है कि यह सरकार ऐसा कदम उठाए, वरना हम दूसरी भाषाओं गुलाम हो जाएंगे और उनको सीखने में ही हम अपनी सारी क्षमताओं का क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। और यूनेस्को भी यह बात कहती है कि प्रत्येक मनुष्य को अपनी मातृभाषा में ही प्राथमिक शिक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि उससे उसका मानसिक विकास ज्यादा होता है, उसकी सोचने समझने की शक्ति का ज्यादा विकास होता है। अगला जो महत्वपूर्ण सुझाव है वह यह है कि जो केंद्र सरकार है वो राजभाषा हिंदी को सीखने के लिए, आपको पता है कि हिंदी की राजभाषा बने हुए 70 साल से ऊपर हो चुके हैं। आज भी स्थिति यह है कि हमें उसमें कई तरह के सुधार करने की जरूरत हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक सोचने वाला मुद्दा बन जाता है। तो अपने जो कर्मचारियों को यह प्रोत्साहन देती है, आर्थिक प्रोत्साहन सरकार, उनके तहत कि वो हिंदी की परीक्षा उनको पास करनी होती है। तो एक जो निश्चित समय और राशि जो उन पे खर्च किया जाता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दिक्कत यह होती है कि ज्यादातर जो कर्मचारी है इस हिंदी के प्रोत्साहन के नाम पर जो उनको पैसे मिलते हैं, जो सुविधाएं मिलती हैं, उन सभी के बावजूद वो हिंदी में कामकाज नहीं करते। यह प्रवृत्ति खत्म होनी चाहिए और हिंदी में ही कार्य होना चाहिए, तभी हिंदी का एक महत्वपूर्ण विकास हो सकता है। अगला जो महत्वपूर्ण चीज है जो बहुत जरूरी हो चुका है आज के इस युग में, कि इंटरनेट का जमाना है। आपको कुछ भी जानकारी चाहिए किसी भी प्रकार की, आप सीधा इंटरनेट पर जाते हैं। एक वक्त था जब लाइब्रेरी थाकते थे, आप किसी दूसरे के संपर्क में जाकर वो नॉलेज ढूंढते थे, लेकिन आज सब चीज इंटरनेट पर है। लेकिन यदि हम हिंदी में ढूंढे तो हमें बहुत कम महत्वपूर्ण सामग्रियां मिलती है। एक रिसर्च कहता है कि लगभग 20% लोग जो हैं वह हिंदी में सामग्री खोजते हैं। अब ये 20% लोगों के लिए सरकार को करना होगा, उनके लिए उन कंटेंट को बिल्कुल प्राइवेट फर्म के माध्यम से या स्वयं भी करके उसे इंटरनेट पे डालना चाहिए। क्योंकि अन्य देश की सरकारें अपने देश की भाषा का विकास करने के लिए वह इंटरनेट पर ऐसी सामग्रियों की लगातार कोशिश करती है कि वहां पर डाला जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस तक पहुंचे और उसे पढ़ें। ये यूरोप के देश हो गए या अन्य देशों में, वहां पर भी कई भाषाएं हैं उन देश में, उन सभी भाषाओं में सामग्रियों को अपलोड किया जाता है। तो हमारे देश में भी ये व्यवस्था होनी चाहिए। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आपने अपने सिलेबस में पढ़ा होगा कि जो हमारी लिपि है
और जो हमारा भाषा है उसमें कई तरह की जो विसंगतियां हैं उसको दूर करना चाहिए, और हमेशा जो वर्तनी से जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो सबके हिस्से में आती है और लोग गलती करते हैं, तो हमें उस पर ध्यान देना होगा और इसमें कई प्रकार के परिवर्तन करने होंगे, क्योंकि कई बार नए शब्द इजाद हो रहे हैं, उनमें लिखते समय और सीखते समय कई प्रकार की दिक्कतें होती है। जब आपने साहित्य पढ़ा होगा, भाषा विज्ञान पढ़ा होगा, तो देवनागरी लिपि की जो दिक्कतें हैं, जो गुण और दोष है, उसका विवेचन किया होगा, ये बात आपको वहां पर दिखाई दे रही होगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है भाषा के एक चलायमान स्वरूप को सही बनाने के लिए। अगला जो अति महत्वपूर्ण है, जो शायद मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें जो अदालत की भाषा है वह यदि हिंदी बने या जो क्षेत्रीय भाषा है उसको बने, तो लोगों की न्याय तक पहुंच बनेगी, उन्हें समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। और हिंदी का सबसे बड़ा विकास यहाँ माना जाए कि जो न्यायिक प्रणाली है, जो न्याय की भाषा है, वो अभी भी अंग्रेजी बनी हुई है, हिंदी नहीं है। तो ये सरकार को कदम उठाने चाहिए ताकि लोग, हालांकि कुछ कुछ ऐसे कदम उठाए गए हैं जो यहाँ पे हिंदी में वो व्यवस्था बन रही है। अगला जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि जो राजभाषा आयोग है, मैंने आप सभी को एक शब्दकोश भी टेलीग्राम पे दिया हुआ है। जो राजभाषा आयोग जो है, वहाँ पे जो अनुवाद विभाग है उनके द्वारा वो शब्दकोश बनाया गया है। तो उसमें आपको पता है गृह मंत्रालय के तहत आता है, जिसमें कई बार ऐसा होता है कि हिंदी के विकास के लिए, राजभाषा के विकास के लिए, जब कोई हिंदी भाषी क्षेत्र के मंत्री होते हैं तो इसमें कोई विशेष रुचि नहीं लेते हैं। तो अब सरकार को यह तय करना चाहिए कि विभाग या तो प्रधानमंत्री कार्यालय के तहत काम करे या फिर किसी ऐसे मंत्री या व्यक्ति को सौंपा जाए जो हिंदी की अहमियत को समझता हो, तभी वो हिंदी का विकास कर पाएगा और उसके परस्पर विकास के लिए पर्याप्त रूप से अधिकार और बजट पारित करेंगे। तो हम यह कह सकते हैं कि ऐसे और तमाम उपाय हो सकते हैं हिंदी के विकास के लिए, और भी कई जो आपके जहन में आ रहे होंगे वह भी इसमें शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इन उपायों के अलावा हमें हिंदी के अनुकूल तकनीकी विकास में भी दिलचस्पी बढ़ानी होगी, इसमें परस्पर सभी लोग को आगे आना, क्योंकि इस क्षेत्र में हमें अनुसंधान तेज करने होंगे और इसमें निजी क्षेत्र की सहभागिता सबसे महत्वपूर्ण होनी होगी। हालांकि इसमें जो सबसे बड़ा योगदान होगा वह जनता का और सरकार का, क्योंकि बिना इच्छा शक्ति के और सरकार के प्रयास से ये कदापि मुमकिन नहीं है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझसे जरूर शेयर करें। धन्यवाद।